Hello everyone, welcome to Shriram's IAS. I hope everybody is doing good, things are fine at your place. शुरू करते हैं आज का सेशन दैट डील्स विद द आर्टिकल्स ऑफ 29th ऑफ अगस्त. छोटे छोटे टर्म्स लिखे हुए हैं बट डिस्कशन बहुत बड़ी है. हर एक, चाहे वो मुद्रा 2.0 हो, स्कीम है, उसके बारे में 1 क्या कहती है, 2 क्या है ये नेक्स्ट फेज, क्यों न्यूज़ में है वो देखेंगे. बायो E3 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से. GS पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है एंड मेंस के में बहुत काम आएगा आपको. ULI के बारे में डिटेल में जानेंगे एंड ये आपके इकोनॉमी सेक्शन से लिंक करता है. शॉम्पेन ट्राइब, बेसिकली अगर आप सेशंस के साथ कंसिस्टेंट हो तो आपको पता होगा हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, परसों पढ़ा था आई थिंक या कल. तो डिटेल में देखा था, मैप भी देखा था, राइट. कॉन्टेक्स्ट क्या था वो सब, मतलब वी हैव डिस्कस दिस प्रोजेक्ट. अब उस प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में शॉम्पेन ट्राइब था, राइट. तो उस टाइम तो हमने बता दिया कि अच्छा वहां पर ये ट्राइब मिलते हैं, लेकिन ये ट्राइब वहां रहते हैं. तो हम आज इन डिटेल इन ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. और लास्ट में हम एक एडिटोरियल देखेंगे दैट इज रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. तो ये जो आर्टिकल है ये आपके GS पेपर 2 से और स्पेशली GS पेपर 3 से फूड प्रोसेसिंग उससे लिंक करता है. क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मतलब है दैट आर ड्राइविंग ग्रोथ इन इट. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, क्या से हम उसको ठीक कर सकते हैं, वो सारी बातें होंगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर. सो दिस विल बी योर सेशन फॉर टुडे. प्लीज डू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. सेशन शेयर जरूर करना है विद योर फ्रेंड्स. कमेंट सेक्शन आपके पास है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक्स. आप पहले जो फीडबैक्स देते थे बहुत अच्छा लगता था एंड पता चलता था कि आप सेशंस भी देख रहे हो. आई यूज टू रीड ऑल द कमेंट्स, सो प्लीज डू राइट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, राइट. अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करना बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. शुरू करें आज का सेशन. चलिए, देयर यू गो विद द फर्स्ट आर्टिकल. देखो, ये स्कीम मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी तो डिटेल में जानेंगे. अब इस स्कीम के अंदर ना 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें जो तरुण कैटेगरी है उसके अंदर सरकार ने यूनियन बजट 2024 के तहत दे हैव इंक्रीज द लोन लिमिट अंडर दिस तरुण कैटेगरी. 20 लाख की लोन लिमिट कर दी है. मतलब जिन्होंने अपने मुद्रा लोन्स पहले सक्सेसफुली दे हैव रीपेड, तो उनको टारगेट कर रहे हैं. ये जिन्होंने रीपे किया है उनके लिए है ये कि उनकी जो लिमिट है इसकी वो 20 लाख कर दी है. तो इसके बारे में, स्कीम के बारे में इन डिटेल जानते हैं एंड फिर ये 2.0 क्या है वो भी देख लेंगे, ठीक है. सो बेसिकली ये जो इंक्रीज है दैट इज स्पेसिफिकली टारगेटिंग दोज हु हैव सक्सेसफुली रीपेड देयर प्रीवियस मुद्रा लोन्स, right. So government is allowing those people who have already taken the loan, who have paid back their loans to borrow, बेसिकली जो भी उन्होंने लोन लिया होगा. अब वहां पर तरुण कैटेगरी के अंदर जहां पहले 10 लाख तक की लिमिट थी वो 20 लाख तक की करी है, ताकि आप स्मॉल बिजनेस ओनर्स को और ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, राइट. गिविंग देम लार्जर लोन्स जो उनकी बिजनेस नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आर्टिकल अच्छे से पढ़ना क्योंकि मैं बार बार लोन्स की बात कर रही हूँ और क्रेडिट की बात कर रही हूँ, और आज का आपका जो अगला आर्टिकल है ना वो इसी के कॉन्टेक्स्ट में है. देखो, इंडिया की जब हम GDP की बात करते हैं, एक बार समझना इन बातों को. ये तो आप कहानी खुद से भी पढ़ सकते हो, बट जो बातें समझने की हैं जो कि आप सेशन देख रहे हो जिसके लिए, वो सुनो. जस्ट अ मिनट. आई डोंट नो ये पेन क्यों सही से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे सुन लो. देखो, इंडिया के अंदर जब हम अपने GDP ग्रोथ की बात करते हैं तो वो आपका GDP भी तब बढ़ता है अगर कोई अच्छा बिजनेस है, उसमें ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन होगी, जॉब्स आएंगी, राइट. तो ऑब्वियसली इंडिया की GDP आगे बढ़ेगी. लेकिन वो बिजनेस शुरू करने के लिए अगर किसी को लोन चाहिए है, क्रेडिट चाहिए है, लेकिन वो नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, तो वहां से तो क्या GDP ग्रोथ होगी, क्या बिजनेस आप लगाओगे, क्या स्टार्टअप आएगा, वो आइडिया का बन के रह जाएगा. ना कोई प्रोडक्शन होगी, ना ग्रोथ होगी, ना GDP आगे बढ़ेगी. तो अगर इजीली क्रेडिट मिल जाता है, इजी लोन आपके पास आ जाते हैं, तो ये स्पेसिफिकली जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, अगर उन्हें ईजी एक्सेस हो जाए क्रेडिट का, तो ऑब्वियसली चीजें बूस्ट की तरफ ही चलती हैं, ग्रोथ की तरफ ही चलती हैं, ठीक है. ये दोनों बातें आपके इस पर्टिकुलर आर्टिकल से भी जुड़ी हुई है और अगला जो हम ULI की बात करेंगे उससे भी जुड़ी हुई है.
तो अब पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। तो ये कोई अभी का इनिशिएटिव नहीं है, 2015 में ये सरकार लेकर आई थी, जिसका मकसद यही था कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनको अफोर्डेबल क्रेडिट मिल जाए। तो मेन आइडिया वाज टू हेल्प दी स्मॉल बिजनेसेस, दोज हु वर नॉट एबल टू गेट द लोन्स बिफोर, नाउ इट विल बी इजी फॉर देम टू एक्सेस मनी, राइट। सो स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फंड द अनफंडेड, मतलब गिविंग लोन्स टू द पीपल और ऐसे बिजनेसेस दैट, मतलब जिन्हें पहले लोन नहीं मिल पा रहा था आसानी से। सो दीज लोन्स दे कुड गेट फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पीएसबी, आरआरबी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज। तो ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव था। अब इस स्कीम की थोड़ी डिटेलिंग की बात करते हैं। तो पहले क्या था ना, आपको जो लोन है वो 10 लाख तक के लिए मिल जाता है फॉर नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। कोई फैक्ट्री चलानी है, कोई ट्रेडिंग के लिए हो गया, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हो गया, तो लोन अमाउंट यू गेट अप टू 10 लाख। कोई भी इंडियन सिटीजन एलिजिबल को है with a viable business plan for a non-farm sector income generating activity requiring credit below 10 lakh, they can apply for this loan, right। लेकिन अभी यहाँ पर इस लोन के अंदर कैटेगरीज जो हैं वो 3 कैटेगरीज हैं। मतलब अगर किसी को 50,000 तक का लोन चाहिए तो वो शिशु के अंदर आता है। यहाँ पर आपको लोन्स मिलते हैं अप टू ₹50,000 फॉर वेरी स्मॉल एंड न्यू बिजनेसेस। अगर आपको लोन 50,000 से 5 लाख तक के बीच का है तो वो किशोर कैटेगरी के अंदर आता है। तरुण कैटेगरी में लोन है 5 लाख से 10 लाख तक का। इसी को बढ़ा के 20 लाख किया है फॉर दोज अगर जिन्होंने अपना सक्सेसफुली लोन रीपे किया है पहले, राइट। क्या कोई डायरेक्ट सब्सिडी मिलती है? नहीं, देयर इज नो डायरेक्ट सब्सिडी अंडर दिस स्कीम। लेकिन हाँ, इफ द लोन इज यू कैन से इट इज लिंक टू गवर्नमेंट स्कीम, तो यहाँ पर ऐसी अगर गवर्नमेंट स्कीम है दैट ऑफर सब्सिडीज, तो यू कैन स्टिल बेनिफिट फ्रॉम दोज। तो ये इसकी सिंपल सी कहानी है। अब जब हम ये मुद्रा 2.0 की बात करते हैं तो इसका विजन क्या है, अगला फेज क्या कह रहा है, इसका स्कोप बढ़ गया है। अब यहां पर मुद्रा 2.0 के अंदर यू आर वाइडनिंग योर स्कोप, यू आर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग स्पेशली द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, राइट। यू आर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी, मेंटरशिप, बिजनेस सपोर्ट। So you're providing guidance, you're helping the startups to grow, to startup हो गया या any business you want, तो आप उनको help कर रहे हो basically. You're teaching people how to manage money, how to save it, how to use credit wisely, how to invest, how to use digital tools. So you're working specifically in smaller towns and villages now, right? That is where its scope is expanding. अब इसके अंदर मुद्रा 2.0 should have programs all over the country where you talk about financial literacy programs, कि बजटिंग की बात करना, हाउ टू प्लान मनी, हाउ टू मैनेज मनी, सेविंग की बात करना, हाउ टू सेव इट, क्रेडिट मैनेजमेंट की बात, हाउ टू यूज द लोन्स, हाउ टू रीपे द लोन्स रिस्पॉन्सिबली, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या हैं, हाउ टू इन्वेस्ट मनी वाइसली, डिजिटल लिटरेसी, हाउ टू यूज दी ऑनलाइन टूल्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये सब इसके अंदर आता है। एनहांस्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम, where Mudra 2.0 should offer a better credit guarantee scheme, मतलब गवर्नमेंट हेल्प्स यू टू कवर सम ऑफ द रिस्क। अगर एक स्मॉल बिजनेस अपना लोन रीपे नहीं कर पा रहा है तो ये आप बैंक्स को एनकरेज कर रहे हो कि यू लेंड टू स्मॉल बिजनेसेस, नहीं पे कर पाए तो यू आर एनकरेजिंग, बेसिकली यू आर डूइंग लाइक कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रिस्क कम हो बेसिकली, राइट। वो इसमें इसका भी एक विजन है। नाउ RMEF, Robust Monitoring and Evaluation Framework, यू आर कीपिंग ट्रैक कहाँ लोन जा रहा है, कैसे यूज हो रहा है, if they are being paid back on time, making sure everything is clear, transparency ensure करना, minimizing the misuse, improving efficiency, तो ये सब आता है मुद्रा 2.0 के अंदर, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। आरबीआई के गवर्नर ने हाल ही में कहा है कि कुछ समय पे बाद ही अभी यूएलआई आएगा। यूएलआई क्या है? अच्छा, वही मैं बता रही थी, लेंडिंग करनी हो, किसी को लोन चाहिए हो, वो दिक्कत होती है। आपका डेटा कितना बिखरा हुआ है, कोई
मतलब आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए भी पहले आपकी पूरी प्रोफाइल चेक होती है, जिसमें आपका डेटा सरकार के पास होता है, गवर्नमेंट के पास, स्टेट, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं। उसके बाद फिर देखा जाता है कि आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वो सारा डेटा अगर एक साथ मर्ज कर दिया जाए, टाइम कट होगा, राइट, और लोन जल्दी मिल सकेगा, क्रेडिट अप्रेजल होगा। साथ ही साथ जो पेपर वर्क बहुत होता था, मान लो अगर आपको एक एक्स अमाउंट का लोन चाहिए, 10,000 आपको चाहिए, उसमें 2,000 तो आपके पेपर वर्क में चले जाते थे, तो वो कॉस्ट भी कम होगी, स्केलेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये पर्पस है यूएलआई का। तो यूएलआई बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपकी बोरोइंग को आसान कर रहा है। जैसे यूपीआई है, यूपीआई रेवोल्यूशन लेकर आया है रिटेल पेमेंट्स के अंदर, है ना, तो वैसे ही लेंडिंग के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी ये पर्टिकुलर इंटरफेस यूएलआई। सो इट इज कनेक्टिंग डिफरेंट प्लेयर्स, इट इज सर्विंग एज अ ब्रिज, इट इज कनेक्टिंग बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनटेक फर्म्स, बोरोअर्स, ताकि जो क्रेडिट डिसबर्समेंट प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, वो एफिशिएंट हो जाए। लोन्स भी आपको फास्टर मिल जाएंगे, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट है, यू आर कटिंग डाउन द टाइम टेकन फॉर अप्रेजल, स्पेशली जो रूरल और स्मॉल बोरोअर्स हैं उनके लिए, राइट। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू कैटर टू अ लार्ज अनमेट डिमांड फॉर क्रेडिट अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। एग्रीकल्चर के अंदर एमएसएमई बोरोअर्स हैं, तो उनको जो एक क्रेडिट चाहिए रहता है, तो वहां पर उनके लिए भी आसान हो जाएगा, राइट। लैंड के रिकॉर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो यूएलआई helps to share the important information between different data providers and lenders. डिटेल्स को वेरीफाई करना, पेपर वर्क नहीं होगा। सो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करा जा रहा है बेसिकली। यू आर रिड्यूसिंग द नीड फॉर कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल सेटअप्स बेसिकली। ठीक है, तो ये इसका पर्पस है। क्विकर टर्न अराउंड टाइम हो गया। एंटायर सिस्टम इज कॉन्सेंट बेस्ड। कॉम्प्लेक्सिटी जो है होती है मल्टीपल टेक्निकल इंटीग्रेशंस की, वो कम हो जाएगी, इट विल रिड्यूस दैट ऑल्सो। ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी, यू आर ट्रैकिंग देयर लोन एप्लीकेशंस इन रियल टाइम, राइट। तो ये बोरोवर जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये यूएलआई है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। नाउ बायो ई3 में ई एक इकोनॉमी के लिए आ रहा है, एक एनवायरनमेंट के लिए आ रहा है और एक एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है। हाल ही यूनियन कैबिनेट ने बायो ई3 पॉलिसी को अप्रूव किया है। किस लिए? फॉर फोस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या है ये पॉलिसी? मैं सिंपल टर्म्स में बताती हूँ, पहले जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ रही। व्हाट इज दिस पॉलिसी वो भी बाद में बताऊंगी, पहले सिर्फ सुनना। बायो ई3 पॉलिसी ये एक नया प्लान है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है। किस लिए लेकर आई है? बायोटेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी क्या है पहले तो ये समझो। बायो मीन्स लिविंग, राइट, एंड टेक्नोलॉजी तो ऐसी फील्ड दैट इज यूजिंग दीज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल बिल्कुल लेमन टर्म्स में, यू यूजिंग इट टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस दैट विल बेनिफिट वेरियस सेक्टर्स। अब यहां पर इस पॉलिसी में E3 है, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमी का मतलब यहां क्या कह रहा है कि द पॉलिसी एम्स टू इंप्रूव द इकोनॉमी बाय प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाई परफॉर्मेंस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे एडवांस्ड मेडिसिन, sustainable agriculture products, innovative materials. You're improving the economy. How? By production of these high performance biotechnology products. दूसरा, environment. Using biotechnology to help the environment. Creating eco-friendly products. Reducing pollution, supporting sustainable practices and employment. Coming up with new job opportunities in the biotechnology sector.
बाय सपोर्टिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ताकि और जॉब्स हो. नाउ ये हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि टर्म लिखी हुई है हाई परफॉर्मेंस. हाई परफॉर्मेंस का मतलब यू आर मेकिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स मोर एफिशिएंट, more effective, or you can say the making these products more efficiently and effectively. That would be right to say. High performance biomanufacturing. Biomanufacturing involves using these biological processes to produce goods like medicines, like agricultural products, इस तरीके से that are advanced and that are capable of meeting those high standards. राइट नाउ अब मैं अगर ये बायो पॉलिसी बताऊं आपको, तो अब ये लाइंस पढ़ूंगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख रही है इस पॉलिसी को. इसका पॉलिसी का पर्पस क्या है? फॉस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग. हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेडिसिन टू मटीरियल्स, एड्रेस फार्मिंग एंड फूड चैलेंजेस, प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस. इन प्रोसेसेस को आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर रहे हो, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप. राइट, इनोवेशन ड्रिवन सपोर्ट मिल रहा है. हेल्पिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनकरेजिंग न्यू डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजीज, एस्टैब्लिशिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो एआई हब्स एंड बायो फाउंड्री. मतलब ये it will set up these specialized centers for making these biotech products using AI in the biotechnology, जहां पर ऐसी facility where different biotechnological processes and products are developed, they are tested. Eco-friendly practices होंगी. Skilled workforce, you will create more training opportunities and jobs in this sector. job creation होगा. तो यहाँ पर एक तो हाई वैल्यू बायो बेस्ड केमिकल्स, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, कि to address the national priorities, just a minute, to address the national priorities, this policy will focus on these sectors. High value bio based chemicals, मतलब creating these valuable chemicals from biological sources, biopolymers, right, smart proteins and functional foods, precision biotherapeutics, developing targeted treatments, climate resilient agriculture, marine and space research, exploring कि how biotechnology can be applied to research in oceans and space. तो ये सारा कुछ इस पॉलिसी के अंदर है. इस पॉलिसी का मकसद यही है टू एडवांस बायोटेक्नोलॉजी बाय सेटिंग अप दीज स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, सपोर्टिंग दीज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, फोकसिंग ऑन दीज की एरियाज टू बूस्ट टेक्नोलॉजी, जॉब्स एंड इकोनॉमी. ठीक है. शोम्पेन ट्राइब हमने पढ़ा था ना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, कि पोर्ट और एयरपोर्ट की जो डेवलपमेंट होगी दैट विल नॉट डिस्टर्ब और डिस्प्लेस एनी ऑफ द शोम्पेन ट्राइब. शोम्पेन ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं. अर्थ पे मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब है ये. वन ऑफ द लीस्ट स्टडीड पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड, डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये रहते हैं ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स. मतलब आप लगा लो ये 95% ऑफ दिस आइलैंड इज कवर्ड इन रेन फॉरेस्ट. शोम्पेन हैबिटेट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट. अगर कल परसों का मैप देखा हो तो मैंने आपको कैंपेल बे नेशनल पार्क, ग्लाथिया नेशनल पार्क, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कुछ मैप में दिखाया था. जिन्होंने देखा बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं देखा मैंने बोला था एक बार देखना, होमवर्क भी किया हो तो भी बहुत बढ़िया, नहीं किया तो फिर आज देखना इनको मैप में. So their home is a part of this important biological area also. 2011 के सेंसस के हिसाब से 229 इनकी पॉपुलेशन है. एग्जैक्ट पॉपुलेशन इट इज स्टिल अननोन टुडे. मोस्ट ऑफ देम रिमेन इन द फॉरेस्ट. आउटसाइडर्स के साथ बहुत कम या कोई भी कांटेक्ट नहीं होता. सेमी नोमैडिक हंटर गैदरर्स हैं. इनका मेन सोर्स लाइवलीहुड का होता है हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, कुछ हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज भी कर लेते हैं. स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं ये. राइट, नोमैडिक है. फॉरेस्ट कैंप्स लगाते हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, फिर दूसरी साइड पर चले जाते हैं. वाइड दे कलेक्ट वाइड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स ऑल्सो. लेकिन उनका जो स्टेपल फूड है दैट इज पेंडिनस फ्रूट, लरोप बोलते हैं ये उसको.
अपनी खुद की लैंग्वेज है, इनकी अलग अलग डायलेक्ट्स में होती है, तो इसीलिए कभी ऐसा भी होता है, लगा लो एक ग्रुप है उसका अलग डायलेक्ट है, दूसरे का अलग डायलेक्ट है, राइट? So they don't understand the dialect of other also, members of one band. Short, medium stature है, broad head shape है, narrow nose है, अब थोड़ा प्रोफाइल तो नहीं पूछेंगे बट एक जस्ट एन आइडिया, मतलब they exhibit mongoloid features. न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं इनकी, हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन. शॉम्पन फैमिली जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर, जो कि पूरी एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं ऑफ द वुमेन एंड किड्स. मोनोगैमी जनरल रूल है लेकिन पॉलीगैमी भी अलाउड है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करते हैं आज. देखो ऐसा है कि इंडिया में ना, ये आपके जीएस पेपर 3 डायरेक्ट फूड प्रोसेसिंग सेक्शन से लिंक होता है. जो आप खा रहे हो, फूड प्रोसेसिंग क्या है? जहां पर आपका जो रॉ इंग्रेडिएंट है आप उसको फूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, जो फिर हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं. पहला तो है प्राइमरी प्रोसेसिंग, मतलब बेसिक स्टेप, क्लीनिंग एंड पैकेजिंग द फ्रेश प्रोड्यूस. फिर आता है सेकेंडरी प्रोसेसिंग, यू आर चेंजिंग द रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, जैसे आप व्हीट को फ्लावर में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? टर्शरी प्रोसेसिंग को, वही फ्लावर को आप ब्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो, मेकिंग रेडी टू ईट फूड. फूड प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट भी है. प्रिजर्वेशन, इट कीप्स फूड फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम. सेफ्टी, क्वालिटी, कन्वीनियंस, इजी टू मेक हो जाता है, रेडी टू ईट फूड हो गया, राइट? देखो इस सेक्टर के अंदर ना जो फैक्टर्स ड्राइविंग ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बेसिकली सर्टेन फैक्टर्स that are the driver growth in the food processing sector. पहला तो आपका ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ही है. फूड मार्केट, प्रोसेस फूड मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है, डबल हो जाएगी बाय 2025. और आज के टाइम पे तो मोर पीपल आर चूजिंग रेडी टू ईट मील्स. तो इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है, विद राइजिंग इनकम, विद अर्बनाइजेशन, दे आर लीडिंग टू मोर डिमांड फॉर प्रोसेस्ड फूड. फिर उसके बाद एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया, घर आ जाता है, फूड डिलीवरी एप्स है और आसान हो गया, राइट? सरकार की पॉलिसीज हैं लाइक PLI, है कि नहीं, वेयर यू आर एनकरेजिंग द डोमेस्टिक फूड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो. 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है इन द फूड प्रोसेसिंग, वेयर यू आर अट्रैक्टिंग द ग्लोबल कंपनीज लाइक नेस्ले, जो इन प्लान करती है टू इन्वेस्ट 5,000 करोड़ इन इंडिया, राइट? अब जिस तरीके से क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, मॉनिटर हो रही हैं, सो यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर. लेकिन दिक्कतें भी हैं. क्या दिक्कतें हैं? प्लास्टिक यूज होता है, दैट इज हार्मफुल. पेरिशेबल फूड्स को ट्रांसपोर्ट करना, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, वो दिक्कत है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है. देखो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दैट फूड प्रोसेसर्स हैव टू फॉलो, और ये कॉम्प्लेक्सिटी फिर कोस्ट को इंक्रीज करती है एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ रनिंग फूड प्रोसेसिंग बिजनेस ऑल्सो, स्पेशली फॉर द मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर्स. एक मिडलमैन, फार्मर सेल देयर प्रोड्यूस थ्रू सेवरल मिडलमैन, कोस्ट बढ़ती है, तो सप्लाई चेन भी फ्रेगमेंटेड है, मार्केट वॉलेटिलिटी है. तो कर क्या सकते हो? जो दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक ड्रिवन सप्लाई चेन हो आपकी, है? फूड प्रोसेसिंग बिजनेसेस के लिए गो फॉर फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग, ऑफर लोन्स विद टर्म्स दैट फिट देयर फार्मिंग साइकिल. क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है. यू अलाइन योर इंडियन स्टैंडर्ड्स विद ग्लोबल वन टू इम्प्रूव योर एक्सपोर्ट, राइट? तो ये सब कर सकते हो. एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम टू बूस्ट योर फूड एक्सपोर्ट्स. फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी यू कैन एनकरेज इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दिस ऑल कैन बी डन, राइट? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? जिन्होंने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं थोड़ा सा पीछे करो, ये पॉइंट्स लिख लेना. पॉइंट्स लिखने हैं बस, ताकि एग्जाम में आपको पॉइंट्स काम आएंगे. 150 वर्ड्स का आंसर लिखना है, 250 वर्ड्स का. ये जो मैं बताती हूँ ये समझने के लिए है सिर्फ, लेकिन लिखने के लिए पॉइंट्स लेते जाओ. नोट्स बनते जाएंगे साथ साथ, बहुत ही वंडरफुल नोट्स. फ्री में सेशन मिलता है विदाउट एनी कॉस्ट.
इक्वली रेलिवेंट है अगर आप यही कोर्स, यही सेशन कहीं पर 10,000 20,000 की फीस दो. So be serious, be consistent, right? So for this, it was all. I hope you enjoyed. This is your mentor Arsu Kakkar signing off for today. We'll meet you in another one. Till then, take care. Good luck. Good wishes. Happy learning, everyone. All the best. Thank you.